विराट महाराज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी ऑनलाइन बने रहिए और अपने नोट्स प्रॉपरली तैयार करिए। और आपका जो सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, तो देखिए व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज करिकुलम। तो पहले थोड़ा सा मैं ये चीज़ आपसे डिफाइन करूंगी कि ज्ञान क्या है। ज्ञान, तो इसके अगर क्वेश्चन मार्क करें तो क्या है? ज्ञान वह है जो हमें आसपास के वातावरण से सीखने को मिलता है, या फिर अगर हम कहीं जाते हैं वहाँ से हमें कुछ अगर सीखने को मिले, ठीक है, इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में, कहीं से भी हमें जो कुछ भी सीखने को मिले वही हमारी नॉलेज होती है, ठीक है। और करिकुलम, पाठ्यक्रम। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बताना चाहूंगी, एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जॉन ड्यूवी त्रिस्तरीय जो या त्रिमुखी प्रक्रिया पाठ्यक्रम को लेकर के अगर त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बोला है तो जॉन ड्यूवी ने बोला है कि जो स्टूडेंट, यानी एक तरीके से जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो वो कैसे है? उन्होंने बोला है कि एक शिक्षक का होना जरूरी है, विद्यार्थी का होना जरूरी है, और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम का होना भी बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्वेश्चन हमारा बनता है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने बोला। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाठ्यक्रम को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। लेकिन इन प्रेजेंट अगर बात करते हैं एजुकेशन की, तो पहले पाठ्यक्रम पे आधारित चीजें चलती थी, लेकिन इन प्रेजेंट जो चीजें चलती हैं, जो आज का जो सिलेबस है वो बच्चे पे आधारित है, यानी जो उसका जो केंद्र है वो बच्चा है। बच्चे पे आधारित ही एजुकेशन हमें दी जा रही है या हमें देनी पड़ती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञान आपको कहीं ना कहीं से मिलता ही है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। दूसरी चीज है, अगर इसके ज्ञान के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, ज्ञान के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, कहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो देखिए चार्ट के माध्यम से पहले हमें ये चीज देख लेनी है कि कहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, क्या क्या चीजें हमें मतलब सीखने को मिलती है ज्ञान से। तो देखिए अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को हैबिट रहती है कि जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं से हमें मतलब मिलेगा, यानी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी हम इसको हासिल करते हैं। सेकंड ये है कि अगर हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तर्क यानी रीजनिंग। जब तक दो बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, दो बच्चे आपस में वाद विवाद नहीं करेंगे, तो तब तक ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब दो लोगों के बीच में पारस्परिक कोई बहस हो या फिर तर्क या वितर्क हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए आप किसी भी एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं और उस टॉपिक पे एक स्टूडेंट उस चीज को जानता है, एक नहीं जानता, और दूसरा उससे अच्छा जानता है, तो दोनों के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो एक तरीके से यहाँ पे नॉलेज आपकी ऑटोमेटिकली तर्क वितर्क के साथ भी बढ़ेगी। तीसरा है वैज्ञानिक उपयोग। यहाँ अगर इसको भी हम लेके चलें तो भी ज्ञान में वृद्धि होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते वक्त बच्चा अगर करे कि ये लाइट कैसे आई, इसका निर्माण मतलब ये किसने बनाई, कहाँ से आई, तो जिस तरीके से जो बल्ब है, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पुट अप होंगे तो वो भी हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो ज्ञान में वृद्धि करने का एक वैज्ञानिक उपयोग ये भी है। वैज्ञानिक उपयोग के द्वारा भी हम ज्ञान में वृद्धि करते हैं। एक होता है जीवन उपयोगी दृष्टिकोण।
जीवन उपयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से भी, यानी जीवन उपयोगी दृष्टिकोण का मतलब हो जाएगा एक तरीके से हमने अपने जीवन में जो जो चीजें देखी, जो जो घटनाएं हमारे सामने घटी, तो हो सकता है वो घटनाएं कुछ ऐसी हो जिसके माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिला हो। तो सबसे पहले हमें ना किसी भी सिलेबस को पढ़ने से पहले या जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें और किस तरीके से हमें पढ़नी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया इसका जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से सीखने को मिलता है। तो ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से सीखने को मिला, सबसे पहले अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस हमें रहा है किसी चीज को समझने का, सोचने का, करने का, तो हम अनुभव मतलब कह सकते हैं कि हमारा बेस्ट रिजल्ट निकल सकता है। तर्क वितर्क करके भी हम लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। वैज्ञानिक उपयोग के द्वारा भी हम लोग ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और जीवन उपयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से भी हम ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अभी हम केवल और केवल नॉलेज को पढ़ रहे हैं, नॉलेज को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें विशेषता की, अगर इसकी विशेषता की बात करें कि ज्ञान की जो विशेषता है वो क्या है, कॉन्सेप्ट को डाटा के विशेषता। तो देखिए, अगर हमें ज्ञान है और हमने अच्छे से ग्रहण किया है, और कभी भी आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को नॉलेज होती है तो क्या उसको कभी कोई झूठा साबित कर सकता है? कोई झूठा साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है, किस किताब में पढ़ा है, किस जगह पे पढ़ा है, वो सारा चीज वो बताएगा कि मैंने ऐसा पढ़ा है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें कि नॉलेज है क्या, तो नॉलेज को कभी कोई मतलब झुटला नहीं सकता। एक तरीके से बोल सकते हैं सत्य एवं प्रमाणिक बनाता है। जो ज्ञान है, ज्ञान क्या बनाता है? सत्य एवं प्रमाणिक, यानी प्रूफ है उसके पास में, उसने पढ़ा कि इस धारा के अंतर्गत ये चीज है, कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा, तो वो बता देगा। या फिर अदरवाइज वो बता देगा कि एजुकेशन एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजमेंट आए हैं पाठ्यक्रम में, या फिर शिक्षक को क्या राइट्स दिए गए हैं, स्टूडेंट्स को क्या राइट्स दिए गए हैं, वो सारी चीजें वो यहाँ पे पढ़ सकता है, बता सकता है। ज्ञान के बाद में अगर ज्ञान की अगर बात करें तो जो इसकी जो मेन विशेषता है ज्ञान की, वो डायनेमिक है, यानी गतिशीलता इसमें बनी रहती है। सेकंड है गतिशीलता, ठीक है, सेकंड गतिशीलता। और ज्ञान अधिकतर हमें कहाँ, मतलब इसकी मेन विशेषता है कि समाज में रहते हैं तो सोशल तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो मेन विशेषता इसकी यह है कि जो ज्ञान है वो सामाजिक है, सामाजिक तरीके से हम लोग ग्रहण करते हैं, सामाजिक तरीके से इसको करते हैं। सापेक्ष, इसकी मेन विशेषता है सापेक्ष, यानी कि फ्रंट पे आप ज्ञान सीखते हैं, पीछे से आप दो तरीके से यानी मूर्त चिंतन के आधार पे आप सीखते हैं। अगर बात करें तो ज्ञान की मेन विशेषता है व्यवहारिक, यानी अगर व्यक्ति को ज्ञान है तो वह व्यवहारिक है। यानी अगर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मतलब जो देखो ज्ञान दो तरीके से, कुछ डिग्री के आधार पे आधारित चीजों को ज्ञान कहते हैं, कुछ अनुभवशील आधारित चीजों को ज्ञान कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। जो अनुभव आधारित और प्लस आपका एकेडमिक है तो वहाँ पे व्यवहारिकता को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। और अगर कोई ओनली एकेडमिक है तो वहाँ पे केवल और केवल वैज्ञानिक चीजें या वैज्ञानिक पद्धति या फिर तर्क वितर्क इत्यादि चीजों पर ही रहा जाएगा। तो यहाँ अभी हमने विशेषता में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर हम इसकी बात करें सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी इसके स्रोत क्या है, ये कहाँ से मतलब हमें मिलता है, ज्ञान हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि एक तो अनुभव के जरिए, दूसरा तर्क के जरिए और तीसरा अंतःक्रिया के जरिए। अंतःक्रिया यानी अंतःक्रिया का मतलब है, देखिए
अंतःक्रिया हमेशा समाज में अगर हमें कुछ सीखना होता है तो वो अंतःक्रिया जरूर होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए अगर उस चीज को आगे तक बढ़ाना है तो अंतःक्रिया प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक के साथ में करनी पड़ेगी। जैसे पेड़ पौधे अगर अपनी भोजन बना रहे हैं तो अंतःक्रिया किसके साथ में कर रहे हैं, सूर्य के साथ में वो अपनी अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो अंतःक्रिया हो, जैसे अगर नॉलेज को लेकर के अगर बात करेंगे तो वैज्ञानिक उपयोग, अनुभव जो है वो किससे आधारित है, वैज्ञानिक उपयोग पे। वैज्ञानिक उपयोग पे। तर्क की अगर बात करें तो तर्क दो तरीके से होता है, यानी तर्क में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या प्रस्तुत किए जाते हैं, साक्ष्य। और वो भी कैसे किए जाते हैं, जैसे एक तरीके से क्या बोलेंगे, शास्त्र पे आधारित या फिर प्रमाण, मतलब एक तरीके से प्रमाण दिया जाएगा, प्रमाण दिया जाएगा। तर्क वितर्क में तुमने कहाँ पढ़ा, मैंने यहाँ पे पढ़ा। तो नॉलेज को और डेवलप करने के लिए वो बताएगा कि मैंने गीता में ये लाइन पढ़ी, मैंने महाभारत में ये लाइन पढ़ी, तो वो प्रमाण करेगा, यानी साक्ष्य के साथ में हम नॉलेज को एक तरीके से सोर्सेज में रख सकते हैं। अंतःक्रिया, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे की अगर बात करें, और सांस्कृतिक, क्योंकि हम सामाजिकता को हटा नहीं सकते, क्योंकि समाज के जरिए ही हमें सारे कार्य करने होते हैं। अगर अंतःक्रिया की बात करें और उसमें सोर्सेज में पूछ लिया जाए कि किस तरीके से होती है, तो हमारे कल्चराइज पोजीशन पे आधारित हो सकती है, फिर सोशियल, ठीक है। उसके बाद ज्ञान को अर्जित करने की जो विधियां हैं, ज्ञान की जो विधियां हैं सेम है, अनुभव, तर्क, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे हम ये सारी जो सोर्सेज हैं उन्हीं को अगर दोबारा से इसको रीड करें तो वो विधियां हम आगे कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम याद रखिएगा, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए, यानी पहले से नियोजित योजना के अनुसार, नियोजित योजना के साथ बना होना चाहिए। कक्षा में जाने से पहले प्रत्येक को ये मतलब होना चाहिए कि आपने जो पाठ पढ़ाना है कक्षा में जाकर के उसकी नियोजित प्लानिंग आपने की है या नहीं की है। आपने कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से बच्चे को समझाना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम हमेशा पहले से ही निर्धारित होना चाहिए, उसकी नियोजित प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। पढ़ाने से पहले पाठ्यक्रम का जो पूरा आधारित बेस है वो बच्चे को समझाना पड़ता है। उसके बाद में जो उसके इंटरनल यानी पेडागोजी के माध्यम से भी उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर बात करें अर्थ और परिभाषा की, अर्थ की अगर बात करें तो संरचित योजना, ठीक है। एक आपके हैं कैलेंडर, यानी नियोजित सीखने के अवसरों का क्रम ही, नियोजित सीखने के अवसरों का क्रम, नियोजित सीखने के अवसरों का क्रम, ठीक है। तो आपको पाठ्यक्रम को समझने में यहाँ ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम खुद ही एक अपने आप में पूरा आधारित है। यहाँ पे आपको पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी, संरचित प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद में आप पढ़ाना सकेंगे। अब बात करते हैं विशेषता की, यानी पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है। तो पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है, देखिए
पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित और संगठित होना चाहिए, व्यवस्थित और संगठित। व्यवस्थित और संगठित। दूसरी, पाठ्यक्रम को इम्पोर्टेंस ना देते हुए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम को इम्पोर्टेंस ना देते हुए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित। रट्टा नहीं मरवाना है, चैप्टर को क्लियर पढ़ाना ही पढ़ाना नहीं है, उसको समझाने के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट यानी उसके कुछ स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ उस चीज़ को कंप्लीट करना है। फिर है इसकी मेन विशेषता है पाठ्यक्रम में अगर बात करें तो ज्ञान, कौशल और मूल्य। ज्ञान में वृद्धि करना यानी पाठ्यक्रम को पढ़ाते पढ़ाते किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी होनी चाहिए? तो ज्ञान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कौशल में, कौशल यानी स्किल्स में, कौशल में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और तीसरा आपके मूल्य यानी वैल्यू। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे पाठ की भी वैल्यू है, यानी उसकी वैल्यू के बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए। तो वैल्यू, मूल्य, अगर इन तीन चीज़ों को लेकर के आप पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं तो बच्चे के तीन मतलब उसका विकास होगा, स्किल्स का विकास होगा। अगर बात करें पाठ्यक्रम के उसको लेके तो समाज और संस्कृति से जुड़ा, यानी हमें बच्चे को भ्रमित करके नहीं पढ़ाना है, बच्चे को समाज और संस्कृति से जोड़कर ही पढ़ाना है। से जुड़ा, यहाँ पे मैं एक बात कर दूं, बहुत जैसे क्वेश्चन कभी कभी पुट होते हैं कि बच्चे को केवल सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो सिलेबस कंप्लीट कराने से मतलब नहीं है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपने सिलेबस बनाया है वो सिलेबस आपके सोशल और कल्चराइज से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अंदर मोरल जो डेवलपमेंट है वो होने जरूरी है। वो जिस समाज में रहता है उस समाज पे आधारित आपको एग्जाम्पल्स उठाने होंगे, वहाँ की कल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स उठाने होंगे, जिससे कि बच्चा अपनी संस्कृति से भी जुड़ा रहे और समाज से भी जुड़ा रहे। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये इसकी मूल्य विशेषता है पाठ्यक्रम की, जो चेंजमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। एक है जो पाठ्यक्रम होता है वह सतत और गतिशील, सतत एवं गतिशील। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम एक लिमिट टाइम पर स्टॉप कर जाए यानी रुक जाए। आप जो पढ़ाया, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो एक तरीके से नियोजित जो आपने प्लानिंग बनाई पाठ्यक्रम को लेकर के, वो एक स्टॉप ना ले जाए, उसमें गतिशीलता बनी रहे, बच्चा मूव करता रहे, क्वेश्चनिंग करे बीच में, क्योंकि हम चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन पढ़ते हैं इन प्रेजेंट, ना कि पाठ्यक्रम बेस्ड। तो करिकुलम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, करिकुलम को इम्पोर्टेंस देते हुए बच्चे, मेन इम्पोर्टेंस बच्चे पे देनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे न्यू और पुराने जो करिकुलम है और नया करिकुलम, यानी पुराने और नए करिकुलम। अब बात करते हैं पुराना पाठ्यक्रम। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ढंग से करना है, पुराना पाठ्यक्रम और नया पाठ्यक्रम। पुराना पाठ्यक्रम कैसा था? आप सभी जानते हैं कैसा था। देखिए पुराने पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य था केवल ज्ञान था। क्या था? केवल ज्ञान देना। और जो नया पाठ्यक्रम है उसका जो मतलब एक तरीके से बोलेंगे जो उद्देश्य है वो क्या है? ज्ञान, कौशल और मूल्य में वृद्धि करना। ज्ञान प्लस कौशल प्लस मूल्य में वृद्धि करना। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, पुराना जो सिलेबस था वो कैसा था? रटने पर आधारित था। नया जो सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग गतिशीलता और अनुभव पर आधारित। और अनुभव पर आधारित। अगर बात करें परीक्षा आधारित था, पुराना जो सिलेबस था वो परीक्षा आधारित था।
पहले क्या होता था कि केवल परीक्षा पर ही जोर दिया जाता था कि परीक्षाएं आ रही हैं और परीक्षा पर ही आधारित था। अब क्या है, अब सतत मूल्यांकन है, परीक्षा का सतत मूल्यांकन है। यानी कि जो इवोल्यूशन है वो एकदम बना रहेगा, खत्म नहीं होगा कि परीक्षा हो गई खत्म। उसमें कोई FA1 FA2 इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, मतलब स्कूली के अकॉर्डिंग। अगर बात करें जो पुराना पाठ्यक्रम था वो सीमित था। सीमित का मतलब चैप्टर है अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न होते थे, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरीके के मतलब क्वेश्चन नहीं रहते थे। लेकिन जो आज का जो पाठ्यक्रम है वो जीवन उपयोगी एवं जीवन उपयोगी और एक तरीके से बोलेंगे व्यापक और डायनेमिक, व्यापक प्लस गतिशील। इसमें आपको इस वाले पेपर में आपको मैं बता दूं NEP 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी चेंजमेंट आए हैं एजुकेशन को लेकर के, पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको यहीं से अधिक पूछे जाएंगे। पेपर का जो टाइटल है वो अपने आप में मेन है, तो आप अपने इस सब्जेक्ट को फोकसली आराम से रीड करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में मतलब ना समझ में आया तो आप 30 नंबर पे मैसेज या फिर डायरेक्टली कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।